हेलो फ्रेंड्स, दिस इज BS एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। आज के इस वीडियो में CBSE यूजी नेट का एक टॉपिक और इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माय नेम इज संदीप। आई डिड माय MTech इन कंप्यूटर साइंस। आफ्टर दैट आई हैव अ वर्क एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफ 2 years। I already qualified CSIR exam as a JRF in engineering science stream. I already qualified CBSE UGNet exam as JRF 3 times, and right now I'm working as a research scientist post. Okay students, तो इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT के वीडियो नंबर पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ICT पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो जो स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं, आप लोग उनको चेकआउट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें जो हम टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे इस वीडियो में, वो होंगे हमारे कंपाइलर, ट्रांसलेटर, सिमुलेटर, इंटरप्रेटर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये ब्रीफ वीडियो है और काफ़ी मैंने कोशिश करी कि आपको इनको एक्सप्लेन करने की, क्योंकि इनके बारे में जनरली डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपाइलर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेटर, सिमुलेटर, इंटरप्रेटर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैंने डिफरेंट सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मैं इंट्रोड्यूस करके आपको लेकर चलूँगा। ओके, नाउ सबसे पहले कंपाइलर। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कंपाइलर की। कंप्यूटर प्रोग्राम, कंपाइलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट ट्रांसफॉर्म source code written in a programming language, the source language, into another computer language that is a target language। तो कंपाइलर का जो वर्क होता है, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। ओके, और यानी ये सोर्स होता है और ये आपका टारगेट होता है, और सोर्स से टारगेट की तरफ कन्वर्ट करते हैं हम लोग। और जो सोर्स कोड होता है ये जनरली हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, हाई लेवल यानी HL। और जो टारगेट होता है वो हमारा लो लैंग्वेज में होता है, लो लैंग्वेज। ओके, ये लो लैंग्वेज क्या होती है अभी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं। तो कंपाइलर का जो वर्क होता है, सोर्स लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। और जो सोर्स फाइल बनती है, जो टारगेट फाइल बनती है, टी जो बनता है, टी इज अ फॉर्म ऑफ बाइनरी फाइल, यानी द टारगेट फाइल इज हैविंग अ बाइनरी फॉर्म नोन एज ऑब्जेक्ट कोड। इसको टारगेट फाइल को हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो टारगेट फाइल जो हमारी क्रिएट होती है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। और ये ऑब्जेक्ट कोड फिर हम बाद में एग्जीक्यूट करा सकते हैं इन हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इज टू क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। सपोज करिए हमने एक प्रोग्राम लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, सी में, जावा में या किसी भी लैंग्वेज में। तो उस लैंग्वेज को फिर हमें एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करना होता है, यानी कंपाइल करना होता है। कंपाइल हम इसलिए करते हैं कि उसको हम कंपाइलर के तो बहुत डिफरेंट फेसेस होते हैं, वो आपके एग्जाम में नहीं है क्योंकि पेपर नंबर 1 बहुत कॉमन है। तो इसको हम पहले सोर्स कोड को टारगेट फाइल में कन्वर्ट करते हैं। जो टारगेट फाइल हमारी क्रिएट होती है, इट इज इन फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्म, जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। अब नाउ दिस फाइल को हम किसी भी मशीन या सिस्टम में जाके इसको रन करके अपने प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। तो जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर का मेन वर्क होता है, इट स्कैन्स द एंटायर प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट इट एज अ होल इनटू मशीन कोड। यानी ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है और साथ में फिर ये ट्रांसलेट करता है एज अ होल। ओके, एज अ होल इनटू अ मशीन कोड, यानी मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। प्लीज स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर एक जनरेट करता है इंटरमीडिएट कोड, जिसको हम बाइनरी फाइल या ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, मैंने बताया आपको, जिसको हम इंटरमीडिएट कोड कहते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड भी कह सकते हैं। तो आप अगर कोई बोले आपके ऑब्जेक्ट कोड क्या है, मशीन कोड क्या है या इंटरमीडिएट कोड क्या है, बोथ द सेम मीनिंग, दैट इज द बाइनरी फाइल विच आर एग्जीक्यूटेबल फाइल। नाउ उसके बाद द कंपाइलर इज प्राइमली यूज फॉर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड फ्रॉम हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अ लो लैंग्वेज, जैसे मैंने बताया आपको। अभी जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ये हमारी, इनके एग्जांपल हैं असेंबली लैंग्वेज और मशीन कोड। तो ये अभी डेफिनेशन हमने देख ली थी। तो कंपाइलर का जो मेन वर्क होता है, सोर्स कोड से, सोर्स कोड यानी हमारी सोर्स लैंग्वेज यानी सी, जावा से हमें कन्वर्ट करना होता है लो लैंग्वेज में, यानी असेंबली लैंग्वेज या मशीन कोड में। तो इसके एग्जाम्पल हैं, यानी अब जो लैंग्वेज ऐसी भी है जो कंपाइलर का यूज करती है। कौन कौन सी लैंग्वेज है स्टूडेंट्स? C++, जावा। तो बोथ ऑल दीज लैंग्वेजेस यूज द कंपाइलर्स। कंपाइलर की जो लैंग्वेज होती है, एक्चुअली कंपाइलर जो कंपाइल करता है लैंग्वेज को, उसको डीबग करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम को एज इट इज़ इसमें इकट्ठा लेकर एक साथ आता है कंपाइलर, और एक के बाद एक नहीं, इसको पूरा का पूरा स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद इसको रन करता है। तो इसको पूरा का पूरा इसको डीबग करना मुश्किल होता है। तो कहाँ पे गलती हुई है या उसकी, वैसे तो कंपाइलर की लाइन में लिखा हुआ आ जाता है, कभी कभार लॉजिकल एरर आता है, बट कभी कभार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में गलती हुई, हम पीछे देख रहे हैं, तो उसको डीबग करना कंपाइलर लैंग्वेज को थोड़ा मुश्किल होता है। और कंपाइलर जो प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, इट टेक्स मोर मेमोरी, बिकॉज
इसको इकट्ठा ही एक साथ ही हम स्कैन कर रहे होते हैं और इकट्ठा पूरे के पूरे प्रोग्राम को पहले स्कैन इसकी ऑब्जेक्ट कोड या बाइनरी फाइल बनाने के लिए कंप्लीट प्रोग्राम को हमें मेमोरी में लेकर आना पड़ता है। तो इट कंज्यूम्स लॉट्स ऑफ मेमोरी, ओके, एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कंपाइलर था। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का वर्क होता है ट्रांसलेशन ऑफ प्रोग्राम रिटन इन गिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अ फंक्शनली इक्विवेलेंट प्रोग्रामिंग इन डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेज। अब ट्रांसलेटर का क्या काम होता है कि ये भी सोर्स फाइल से टारगेट फाइल में कन्वर्ट करता है, बट इसका एक फंक्शन ये होता है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज से दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ओके, तो हाई लेवल लैंग्वेज से दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर का उल्टा था, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इट इज अ वर्क ऑफ कंपाइलर एंड दिस इज अ वर्क ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का वर्क होता है फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। ओके, सपोज करिए आपके पास सी या सी प्लस का प्रोग्राम है और सी प्लस के प्रोग्राम को आप जावा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यू विल यूज द ट्रांसलेटर और इसके जो फंक्शनली इक्विवेलेंट जो फंक्शंस होते हैं उनको सेम रखने देता है, तो उसमें कोई छेड़खानी नहीं करता है। तो विदाउट लूजिंग द फंक्शनल और लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन ओरिजिनल कोड द एसेंस ऑफ ईच प्रोग्राम, यानी ओके, तो यानी इसमें जो ब्राइसेस होते हैं आपके लूपिंग होती है उसको कहीं भी ये छेड़खानी नहीं करता है, उसको एज इट इज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट कर देता है, यानी फ्रॉम वन हाई लेवल लैंग्वेज टू अनदर हाई लेवल लैंग्वेज। नाउ इंटरप्रेटर और कंपाइलर बोथ यूज द सेम टेक्निक, बट इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन इसको ये ट्रांसलेट करता है, कंपाइल करता है। तो एन इंटरप्रेटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डायरेक्टली एग्जीक्यूट, दैट इज परफॉर्म इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विदाउट प्रीवियसली कंपाइलिंग देम इनटू अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। ओके, तो इट इज ट्रांसलेट वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। तो कौन कौन सी लैंग्वेज इंटरप्रेटर यूज करती है, पाइथन, रूबी, मैटलैब और ओके, तो ये तीनों लैंग्वेज हमारी और भी एग्जांपल है तो इंटरप्रेटर यूज करती है। तो ये डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है, उनको कंपाइल नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें कोई किसी भी तरह की कोई ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं होती है, इसमें डायरेक्टली हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो दिस इज अ वर्क ऑफ इंटरप्रेटर। ओके, तो कंपाइलर में क्या होता है, कंपाइलर मैं आपको हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो कंपाइलर का वर्क जो होता है फाइल में ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करना होता है। ओके, ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है कंपाइलर, बट हमारा जो इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर किसी भी तरह की एग्जीक्यूटिव फाइल को या ऑब्जेक्ट कोड की फाइल को क्रिएट नहीं करता। ये एक्चुअली में जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है पाइथन, रूबी, मैटलैब, PHP, दे ऑल दिस लैंग्वेजेस यूज द इंटरप्रेटर, द टेक्निक ऑफ इंटरप्रेटर, और इनको डायरेक्टली मशीन प्रोग्राम में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा, इसी में किसी भी तरह का इंटरप्रेट ऑब्जेक्ट कोड या किसी भी तरह की फाइल क्रिएट नहीं होती है, तो ये मेमोरी ज़्यादा घेरता नहीं है क्योंकि ये लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। तो इसके अंदर हमें पूरे के पूरे कंप्लीट प्रोग्राम को मेमोरी में लेके जाने की जरूरत नहीं होती है, तो दे कंज्यूम लेस मेमोरी एज कम्पेयर टू कंपाइलर। तो इंटरप्रेट डज नॉट जनरेट इंटरप्रेट ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक डिफरेंस ये है कि कंपाइलर पूरे के कंप्लीट प्रोग्राम को इकट्ठे हमें मेमोरी में लेकर आना पड़ता है, इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता। इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन हम प्रोग्राम वो ऑब्जेक्ट कोड ये इस तरह से एग्जीक्यूट करता है। ओके स्टूडेंट्स, और कंपाइलर में हमारी किसी भी तरह की इंटरप्रेटर में हमें किसी भी तरह की कोई ऑब्जेक्ट कोड या बाइनरी फाइल क्रिएट नहीं होती है। तो अब समरी देख लेते हैं हम तीनों की। तो इंटरप्रेटर, ये समरी मतलब इन तीनों के बारे में है, टोटल कंप्लीट समरी नहीं है। तो हमने कंपाइलर देखा, ट्रांसलेटर देखा, इंटरप्रेटर देखा। तो इफ द ट्रांसलेटर ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अनदर हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज कॉल्ड ट्रांसलेटर और सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। इसका एक और नाम होता है सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। तो अगर आपके पेपर में आता है कि फ्रॉम एक लैंग्वेज से दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, या फिर उसका कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर एक्चुअली में कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अनदर हाई लेवल लैंग्वेज। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर एक और है, इफ द ट्रांसलेटर ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ लो लेवल लैंग्वेज, इट इज कॉल्ड कंपाइलर। तो अगर एक हाई लेवल लैंग्वेज से दूसरी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो उसको हम कंपाइलर कहते हैं, जो कि मैंने बताया। ओके स्टूडेंट्स, और अगर इफ द ट्रांसलेटर ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ इंटरप्रेट कोड विच विल बी इमीडिएटली एग्जीक्यूटेड, इट इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। एक्चुअली में इंटरप्रेट कोड ये जनरेट नहीं करता, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव फाइल जनरेट करता है। तो अगर हाई लेवल लैंग्वेज से अनदर हम एक ही डायरेक्ट हम उसको रन करा सकें, एग्जीक्यूट करा सकें, उसको हम इंटरप्रेटर कहते हैं। इसमें स्टूडेंट जहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा,
ये इंटरमीडिएट कोड, ये वो वाला इंटरमीडिएट कोड नहीं है जो इसमें ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कोड फाइल वाले इंटरमीडिएट कोड नहीं है, इट इज डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल फाइल जो e.exe फाइल क्रिएट होती है। ओके, तो इसमें किसी भी तरह का इंटरप्रेटर में किसी भी तरह का इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं होता है और कंपाइलर में इसके अपोज में होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट है सिमुलेटर। सिमुलेटर में क्या होता है? सिमुलेटर इज द इमिटेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अ रियल वर्ल्ड प्रोसेस और अ सिस्टम ओवर टाइम। आपने देखा होगा बहुत से सॉफ्टवेयर आपके सिमुलेटर होते हैं। सिमुलेटर में क्या होता है? ये आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम को एक ऐसा आपकी कोई प्रॉब्लम है उसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू लैब एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसका ये एग्जाम एग्जिटिज उसका इसको उस इन्वायरमेंट को क्रिएट कर देता है। तो द एक्ट ऑफ सिमुलेटिंग समथिंग फर्स्ट रिक्वायर्स दैट ए मॉडल बी डेवलप्ड, यानी सबसे पहले हमें एक कोई मॉडल क्रिएट करते हैं। मॉडल मतलब आपने किसको आप सिमुलेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप एक पहले अपना जिस इन्वायरमेंट को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसका एक पिक्चर कन्वर्ट करते हैं, एक तरह से एक मॉडल क्रिएट करते हैं। आप उस मॉडल को आप एनिमेशन के फॉर्म में शो कर सकते हैं। ओके, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एनिमेशन मतलब एक तरह से एक सिमुलेटर ही होता है। तो दिस मॉडल रिप्रेजेंट द की कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर और फंक्शन ऑफ द सेलेक्टेड फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम और प्रोसेस। तो जैसे सपोज करिए, हमने बहुत सी जगह देखा है, आप जब कभी जो लोग जाते होंगे अपने घर को खरीदने के लिए तो आप बिल्डर्स के पास जाते हैं, तो बिल्डर आपको एक सॉफ्टवेयर में आपको पूरे के पूरी फंक्शनैलिटी बताता है कि आपकी बिल्डिंग क्या करेगी। तो उस फंक्शनैलिटी में मैंने बिल्डिंग का पूरा ढांचा या मॉडल उन्होंने सिमुलेट करके आपको पहले कंप्यूटर सिस्टम में फीड कर दिया है। तो आप उसकी हेल्प से पूरा का पूरा देखते हो कि इसमें सिमुलेटर कैसे दरवाज़ा खुलेगा, कैसे आपकी पार्किंग होगी और किस तरह से आपके यहाँ पे मार्केट शोरूम्स बनेंगे। तो उसको सिमुलेटर के द्वारा ही बताया जाता है। तो सिमुलेटर बहुत तरह के होते हैं। सिमुलेटर के अंदर हम लैब वर्क भी करते हैं, क्योंकि आपके बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो सिमुलेटर बेस्ड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके अंदर तो सबसे पहले द मॉडल रिप्रेजेंट द इटसेल्फ सिस्टम इटसेल्फ, वेयर इज द सिमुलेटर रिप्रेजेंट द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम ओवर द टाइम। यानी आपने जो मॉडल क्रिएट किया है, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करा है, जो किया है आपने वो सिस्टम है, बल्कि जो उसके ऊपर हम सिमुलेटर में हम उसके ऑपरेशंस को ही दिखाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब simulation is used in many contexts such as simulation of technology for performance of optimization, safety engineering, testing, training, education and video games। यानी आप जो वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम में क्या होता है, आपको रियल लाइफ इन्वायरमेंट को आपके सामने लेबोरेटरी इन्वायरमेंट में लाया जाता है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में क्रिएट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, सिमुलेटर क्या करता है, एक इन्वायरमेंट को दूसरे इन्वायरमेंट में क्रिएट करता है, और ये जो दूसरा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है ये वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है। ओके, दिस इज अ वर्चुअल इन्वायरमेंट। ओके, दिस इज अ वर्चुअल इन्वायरमेंट। और इसके अंदर हम किस में जगह यूज़ करते हैं, इसको ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में यूज़ करते हैं, सेफ्टी इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, टेस्टिंग में यूज़ करते हैं, ट्रेनिंग में यूज़ करते हैं। टेस्टिंग यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से है, ट्रेनिंग मतलब यहाँ पे स्टूडेंट ट्रेनिंग या पे किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग से है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी जगह पर कार्टून क्रिएट होते हैं, कार्टून्स के द्वारा बच्चों को जो छोटे छोटे किड्स होते हैं उनको पढ़ाया जाता है। तो दे यूज़ द सिमुलेटर प्रोग्राम्स टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। और वीडियो गेम्स के अंदर भी हम देखते हैं सिमुलेटर का यूज़। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास हम जनरली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, इसको हम तो हमें सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है सो दैट वी कैन वर्क विद द मशीन, क्योंकि मशीन को किसी भी तरह के वर्क को कराने के लिए हमें डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन हम बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम जो मशीन के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए और उसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फॉर्मल कंप्यूटर लैंग्वेज डिजाइन टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस टू अ मशीन लाइक अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर, मोबाइल्स और डिफरेंट जो हमारे प्रोग्राम हार्डवेयर होते हैं उनसे काम कराने के लिए, उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो हम जिस रूप में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और जिस रूप में हम उसे काम कराते हैं, हम उसको पहले प्रोग्राम लिखते हैं और जिसको हम एल्गोरिथम को कन्वर्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्रोग्राम्स में। और ये जो हम प्रोग्राम्स को जो कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PL। ओके, तो जो हमारे जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, वो आपके प्रिंटर हो सकते हैं, डिस्क ड्राइव्स हो सकती हैं,
रोबोट्स हो सकते हैं, पीसीस हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं और आपके मोबाइल्स हैं, सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं टू कंट्रोल देयर इन्वायरमेंट, टू कंट्रोल उसको हम उनसे वर्क कराने के लिए इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेमैन टर्म्स में हम दो तरह की लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली में लो लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज यानी फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज करते हैं। इनको बहुत पहले यूज़ किया जाता था, यानी इसको दीज आर नॉट ह्यूमन रीडेबल। अभी हम इसके डिफरेंस देखेंगे। और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे आपने सुना होगा, आप जाते होंगे, आप पढ़ते होंगे बहुत सी जगह पर C++, जावा और आपकी इस तरह की जो लैंग्वेज होती है SQL होती है, इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब लो लेवल लैंग्वेज के बारे में जरा बात कर लें तो डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम्स, यानी हार्डवेयर की बहुत लिमिटेशंस होती है। हार्डवेयर की यानी पूरी की पूरी हार्डवेयर जो होता है उसकी पूरी की पूरी फंक्शनलिटी को जानना पड़ता है पहले लो लेवल लैंग्वेज को लिखने के लिए। और लो लेवल लैंग्वेज जो होती है ये राइट प्रोग्राम करती है हार्डवेयर लेवल पर, यानी जैसे आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, उस पर हम जनरली लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को लिखते हैं। और लो लेवल लैंग्वेज को मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर एक बार इसके प्रोग्राम को लिख दिया जाए तो उसको मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल है, और क्योंकि आपको फिर हार्डवेयर लेवल पर, चिप लेवल पर प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। और प्रोग्रामिंग इन लो लैंग्वेज आर फास्ट इन एग्जीक्यूशन। जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं लो लेवल लैंग्वेज में दे आर वेरी फास्ट, मैंने इनको एग्जीक्यूट कराना बहुत फास्ट है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट कोड या फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं होता है। डायरेक्ट यू कैन रन दिस प्रोग्राम डायरेक्टली इनटू द मशीन। दैट लो लेवल लैंग्वेज जो होती है ह्यूमन रीडेबल नहीं होती है, तो इसको ह्यूमन लैंग्वेज नहीं है ये, तो उसको सीखना और समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ लोग साइंटिस्ट और जो रिसर्चर होते हैं वही इसको समझ सकते हैं। तो जो कॉमन मैन होते हैं और या फिर हम जो बोले स्टूडेंट्स या फिर रिसर्चर जो क्या कहते हैं, जो हम जनरली कॉलेज में पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके लिए लो लेवल लैंग्वेज को समझना बहुत मुश्किल है अगर वो उनके पास नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लो लेवल लैंग्वेज आर डिफिकल्ट टू लर्न, इनको सीखना थोड़ा मुश्किल है। फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और इनकी लैंग्वेज की हेल्प से हम हार्डवेयर प्रोग्राम्स को लिखते हैं। ये मैंने अभी बताया आपको। अब बात आती है हाई लेवल लैंग्वेजेस की। हाई लेवल लैंग्वेजेस को आराम से ह्यूमन बीइंग समझ सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जो आम भाषा में बोली जाने वाली हिंदी, इंग्लिश या फिर आपकी जो चाइनीज़ लैंग्वेज होती है, और आपकी हिंदी में भी हम अब तो प्रोग्राम आ गए हैं बहुत सी जगह पर, तो हाई लेवल लैंग्वेज यानी ह्यूमन रीडेबल है, इसको आराम से समझा जा सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू लर्न, और जो प्रोग्राम होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को ये बहुत थोड़े स्लो होते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज को मॉडिफाई करना आसान है, क्योंकि इसके अंदर कंपाइलर यूज़ होता है, एग्जीक्यूटिव फाइल यूज़ होती है। ओके स्टूडेंट्स, और हाई लेवल लैंग्वेज को किसी भी तरह की हार्डवेयर लेवल की ज़रूरत नहीं होती है समझने के लिए। ओके, तो हम अगर हार्डवेयर उसकी मशीन की कोडिंग उसके हार्डवेयर लेवल को भी नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। हाई यानी किसी भी तरह की हार्डवेयर की नॉलेज हमें नहीं है किसी भी तरह के प्रोग्राम को लिखने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, और ये हमें जनरली लो लेवल लैंग्वेज से हम हाई लेवल लैंग्वेज से हम एप्लीकेशन जनरेट करते हैं, जैसे C++ से और जावा से हम किसी भी तरह के सिस्टम प्रोग्राम्स की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और किसी भी तरह की आपकी इवन जो विंडो है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी डॉट नेट में लिखा गया है। तो यानी हाई लेवल लैंग्वेज से हम किसी भी तरह के डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन हो सकती है, उसको क्रिएट कर सकते हैं। जनरली थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन की जो लैंग्वेज है उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने इस कंपाइलर, सिमुलेटर, ट्रांसलेटर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में देखा, और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल थे वो भी देखे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये लेक्चर। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेरी है आपकी, तो यू कैन मेल मी एट माई email ID sandeep216@gmail.com। ओके स्टूडेंट, अगर नहीं है तो अगर आप यूट्यूब पे भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी फोर्थ वीडियो हम ICT का जल्दी लॉन्च कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।